नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। शहरी नियोजन राष्ट्र निर्माण का आवश्यक घटक है, कहा भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने। ओडिशा कैबिनेट ने गोपालपुर में 128.88 करोड़ रुपए की यूटिलिटी कॉरिडोर परियोजना को दी मंजूरी। डेपकॉम पावर ने सेलिनास में प्योर्टो रिको की सबसे बड़ी सौर ब्लेस परियोजना की शुरू। पीवी सोलर पैनल निर्माता एल्पेक्स सोलर लिमिटेड ने एनएसई मर्ज के साथ सूचीबद्ध होने के लिए डीआरएचपी की फाइल। वैश्विक सौर ईपीसी बाजार का आकार बढ़ा, बाजार के विकास को करेगा प्रभावित। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 4.27 मेगावाट ईपीसी ऑर्डर के लिए एलओआई हुआ प्राप्त। लिस्टिंग के 2 महीने के भीतर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर बन गए मल्टीबैगर। भारतीय शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार की दक्षता को कम कर रही है मुख्य कमजोरियां। कैपकेस संचालित स्टॉक जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज बुल मार्केट के होंगे सबसे बड़े लाभार्थी। अधिकांश इंफ्रा प्रोजेक्ट पहले से ही कई शिफ्टों में मानव पूंजी का करते हैं उपयोग। अंबुजा सीमेंट्स ने संधि इंडस्ट्रीज का 5,185 करोड़ रुपए में किया अधिग्रहण। बिहार कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी। एआई ने बिहार में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए बोलियां की आमंत्रित। अब खबरें विस्तार से। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 के मुताबिक आईडीएफसी फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड यानी कि आईडीईसीके और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर यानी कि एनआईयूए का एक सहयोगात्मक प्रयास कर रहा है। ये रिपोर्ट 2001 में आईडीएफसी फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई और ये प्रशासित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी के साथ साथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के वर्चुअल रिलीज के अवसर पर बोलते हुए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि एम वेंकैया नायडू ने टिप्पणी की कि शहर नियोजन राष्ट्र निर्माण का एक अनिवार्य घटक है और विकास में एक अभिन्न तत्व है। इसी के साथ साथ नायडू ने आगे कहा कि स्वर्गीय विकास ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि भारत त्वरित विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने शहरी विकास के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करने सहित योजना को विकास की आधारशिला बताया। उन्होंने आगे बताया कि रिपोर्ट में शहरी नियोजन और विकास से संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारतीय शहरों को टिकाऊ बनाने के लिए समाधान भी प्रदान करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्थिरता केवल एक प्रचलित शब्द नहीं है। अगर हमें इस ग्रह की पूर्ण विनाश से बचाना है तो हमें समय की मांग है। ओडिशा कैबिनेट ने गोपालपुर में यूटिलिटी कॉरिडोर में निर्माण के लिए ईपीसी टेंडर को मंजूरी दी है। 128.88 करोड़ लागत में 5 साल की दोष दायित्व अवधि में 10 साल की संचालन और रखरखाव अवधि के दौरान परियोजना का निर्माण और रखरखाव शामिल है। गोपालपुर औद्योगिक पार्क में मौजूदा और आगामी उद्योगों के लिए आवश्यक रसद सुविधाएं प्रदान करने के लिए गोपालपुर बंदरगाह और गंजाम जिले के गोपालपुर में टाटा स्टील औद्योगिक पार्क के बीच उपयोगिता गलियारे का निर्माण आईडीसीओ के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रभावी और किफायती लॉजिस्टिक्स के लिए गोपालपुर औद्योगिक पार्क में मौजूदा और आगामी उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए एक भविष्योन्मुखी पहल की है। परियोजना को ईपीसी मोड पर लागू करने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ ईपीसी ठेकेदार 10 वर्षों के लिए विस्तृत डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और O&M का कार्य करेंगे।
डेबकॉम पावर एक एकीकृत इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण यानी ईपीसी कंपनी जो उपयोगिता पैमाने के सौर और ऊर्जा भंडारण बाजारों के संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करती है, ने प्यूर्टो रिको की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सीरो 1 का उद्घाटन किया है। आपको बता दें 90 मेगावाट फोटोवोल्टिक और 51.5 मेगावाट बस सुविधाएं डेबकॉम वाले एक समूह द्वारा स्थापित की गई, जिसने डेवलपर पार्टनर सीरो एनर्जी ग्रुप और स्थानीय उपठेकेदार लॉर्ड कंस्ट्रक्शन इंक के साथ परियोजना की अवधारणा तैयार की है और स्थापना का प्रबंधन किया है। सीरो 1 60,000 विशिष्ट प्यूर्टो रिकॉन घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करेगा और 2050 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी 100% बिजली की जरूरतों को उत्पन्न करने के लिए प्यूर्टो रिको के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ साथ इस प्रणाली के 2024 के अंत में संचालन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। वहीं डेबकॉम 5 साल की अवधि के लिए सिस्टम का संचालन और रखरखाव भी करेगा। एक बयान में डेबकॉम के सीईओ यानी जॉनी टॉल ने कहा कि सीरो 1 बड़े पैमाने पर सौर तैनाती, उन्नत बेस विशेषज्ञता और एकीकृत ईपीसी और ओएनएम सेवाओं के विलय में डेबकॉम की ताकत को दर्शाता है। सीरो 1 का बेस एक लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी को एकीकृत करता है, जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीक की तुलना में उच्च साइक्लिंग शक्ति और कम गिरावट प्रदान करता है। ग्रेटर नोएडा स्थित एल्पेक्स सोलर लिमिटेड ने एनएसई इमर्ज के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DRHP दाखिल करने की घोषणा की। इस पेशकश में प्रत्येक शेयर के लिए 10 अंकित मूल्य के साथ 64,80,000 इक्विटी शेयरों का ताजा जारी करना शामिल है। एल्पेक्स सोलर ने वित्तीय वर्ष 2013 में 183.93 करोड़ का राजस्व कमाया, जो वित्तीय वर्ष 2012 में 156.06 करोड़ था। कंपनी ने H1 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 207.13 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। कंपनी ने सितंबर 2023 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 10.02 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जबकि एल्पेक्स सोलर का PAT क्रमश वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 3.74 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 7.05 लाख था। ग्लोबल सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मार्केट रिपोर्ट उद्योग का एक व्यापक और सूचनात्मक विश्लेषण है, जिससे संगठनों और हितधारकों को अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट महत्वपूर्ण बाजार रुझानों, विकास चालकों और चुनौतियों और अवसरों की जांच करती है। आपको बता दें, ये बाजार की विस्तृत जांच इसके दायरे और विभाजन को परिभाषित करने के साथ साथ शुरू होता है और अध्ययन बाजार की विशेषताओं की पड़ताल करता है, जिसमें इस विकास में योगदान देने वाले कारक, वर्तमान बाधाएं और संभावित संभावनाएं शामिल हैं, जिससे व्यवसायों को बाजार के विकास की आशा करने और वर्तमान और आगामी रुझानों को समझकर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके। रिपोर्ट अपने क्षेत्रीय खंड में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रांत क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्वी और अफ्रीका का गहन विश्लेषण करती है। ये प्रत्येक क्षेत्र में बाजार के रुझान, प्रमुख खिलाड़ियों और विकास की संभावनाओं का आकलन करता है। इसके अलावा अनुसंधान, आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और साथ ही साथ उपभोक्ता प्राथमिकताओं को ध्यान में रखता है और इन क्षेत्रों में बाजार के विकास को प्रभावित करते हैं, इस पर भी पूरी नजर रखता है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के टर्न के आधार पर 4.27 मेगावाट डीसी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी ईपीसी कार्यों के लिए निष्पादन के लिए एक आशय पत्र LOI प्राप्त हुआ है। आदेश की शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में विभिन्न किश्तों में पूरा किया जाना निर्धारित है।
संगम रिन्यूएबल लिमिटेड के शेयर आखिरी बार बीएसई में रुपए पर कारोबार कर रहे थे, जो 1448.90 के पिछले बंद भाव की तुलना में 1462.15 दिन के दौरान 2143 से अधिक ट्रेड में कारोबार कर रहे थे। शेयरों की कुल संख्या 34,264 थी और स्टॉक 1495.00 के इंट्राडे के हाई और 1441.15 के इंट्राडे लो पर पहुंच गया और दिन के दौरान शुद्ध कारोबार 5,03,72,557 था। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने इस साल अक्टूबर में शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की थी, केवल 2 महीने की लिस्टिंग के साथ मल्टीबैगर बन गई है। कंपनी के लिए सकारात्मक समाचार प्रवाह के बीच जिंदल समूह के नवीनतम नवोदित कलाकार की कीमत बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान लगभग 8% बढ़ी। इसी के साथ साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी सहायक कंपनी यानी कि जेएसडब्ल्यू धर्मतर पोर्ट के माध्यम से एसपी पोर्ट मेंटेनेंस में 270 करोड़ रुपए की पीएनपी मैरीटाइम में हिस्सेदारी हासिल करने की योजना की घोषणा की। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की अगुवाई वाली इकाई ने एसपी पोर्ट मेंटेनेंस में पीएनपी मैरीटाइम का 50% प्लस शेयर हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है और पीएनपी पोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ के शाहबाद में बहुउद्देश्य घटकों के संचालन कर रहा है। बंदरगाह की वर्तमान में वार्षिक क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसे 19 MTPA तक विस्तारित किया जा सकता है। मार्च 2023 का पीएनपी पोर्ट का राजस्व 211.63 करोड़ रुपए है और कंपनी के पास लेन देन पूरा करने के लिए 15 दिन है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट में बताया गया कि जहां बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और विभिन्न योजनाओं और मिशनों के तहत केंद्रीय वित्तीय पोषण द्वारा समर्थित बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन से शहरों में आय का स्तर बढ़ रहा है, वहीं लगातार मुख्य कमजोरियां इन सकारात्मक पहलों की प्रभावशीलता को कम कर रही हैं। इसी के साथ साथ 2023 से शहरी योजना और विकास सोमवार को जारी किया गया और शहरी बाधाएं हैं। इसमें यातायात की गति धीमी हो गई है, रहने की जगह का विस्तार नहीं हुआ है और पानी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसी के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाओं की कीमतें मुद्रास्फीति की तुलना में तेजी से बढ़ी हैं। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के अध्यक्ष यानी कि सेबेस्टियन मारिस ने लिखा है कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में IIR 2023 रिपोर्ट पेश करते हुए 37 विषय विशेषज्ञों ने IIR 2023 में 7 कार्य क्षेत्रों के तहत 25 अध्यायों का योगदान दिया है, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, IDFC फाउंडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्नाटक के तहत एक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की एक संयुक्त पहल है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप पोंड्रिक ने कहा कि बिहार में बड़े व्यापारिक धारणाओं और विशेष कंपनियों को राज्य में आने और निवेश करने के लिए मनाने में समस्या है। हालांकि सरकार इसे बदलने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे सफल भी हो रही है। सोमवार को 13 से 14 दिसंबर को पटना में होने वाले बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन से पहले एक विशेष बातचीत में पौंड्रिक ने कहा कि विभाग बिहार को औद्योगिक बुनियादी ढांचे, जनशक्ति के साथ एक आकर्षक और अगले निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करेगा और वह सरकारी समर्थन देश में किसी से पीछे नहीं है। एक बार जब बड़े व्यापारिक घराने राज्य और उद्योग स्थापित करना शुरू कर देंगे तो अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटानिया ने भाटिया में 250 करोड़ रुपए की फैक्ट्री स्थापित की है और अदानी समूह ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और नवादा में सीमेंट कारखानों के लिए पर्यावरण मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा कि कैपिटल संचालित स्टॉक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कमोडिटीज, यूटिलिटीज आदि मौजूदा बुल मार्केट के सबसे बड़े लाभार्थी होने की संभावना है।
इसमें कहा गया कि उपरोक्त पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा वर्तमान पूंजीगत व्यय चक्र में नए युग के क्षेत्रों जैसे डाटा सेंटर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी और हरित ऊर्जा के रूप में अतिरिक्त ड्राइवर को हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ बुल मार्केट वित्तीय बाजारों में एक निरंतर अवधि को संदर्भित करता है जो स्टॉक की कीमतें आमतौर पर बढ़ती हैं तो आशावाद, आर्थिक विकास और सकारात्मक निवेश भावना को दर्शाता है। यदि निफ्टी 50 कई महीनों या वर्षों में लगातार और पर्याप्त लाभ का अनुभव करता है तो ये तेजी के बाजार का संकेत देता है। ऐसी अवधि के दौरान आपको अपने निवेश पर अधिक रिटर्न देखने को मिलता है। उन्होंने कहा क्योंकि समग्र बाजार धारणा सकारात्मक होती है और आर्थिक संकेतक अनुकूल होते हैं। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने 5,185 करोड़ के उद्यम मूल्य पर पश्चिमी भारत की एक प्रमुख सीमेंट निर्माता संधि इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अदानी समूह ने सितंबर 2022 में अंबुजा सीमेंट्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। इसी के साथ साथ अंबुजा सीमेंट्स के पास अब संधि इंडस्ट्रीज में 54.51% नियंत्रण हिस्सेदारी होगी। अधिग्रहण पूरी तरह से आंतरिक स्रोतों से वित्त पोषित होगा और अंबुजा सीमेंट्स के समेकित क्षमता 68.5 MTPA से बढ़कर 74.6 MTPA हो जाएगी। मुख्य कार्यकारी अजय कपूर ने कहा, ये अधिग्रहण भारत के सीमेंट उद्योग में अदानी समूह के नेतृत्व स्थिति को मजबूत करने की उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करते हुए हमारे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने 2028 तक राज्य में सभी वाहन पंजीकरणों में 15% ईवी हासिल करने के लक्ष्य के साथ मंगलवार को बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और प्रोत्साहन देकर और आवश्यक चार्ज बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये योजना पर्यावरण, प्रदूषण और ईंधन के मुद्दे को संबोधित करने में मदद करेगा और बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 जो कि राज्य को एक स्थायी परिवहन परिमाण की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है, अगले 5 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है। इसी के साथ साथ इसका समापन 2028 में होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ईवी नीति विभिन्न उपायों की शुरुआत करती है। इसमें मोटर वाहनों पर जो कर लगेगा वो 75% है और सब्सिडी और पहले 1000 व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी के लिए 1.25 लाख रुपए तक की खरीद प्रोत्साहन शामिल है। उन्होंने कहा पहले 10,000 व्यक्तिगत दोपहिया ईवी के लिए मोटर वाहन कर पर 75% तक की सब्सिडी और 10,000 रुपए तक की खरीद प्रोत्साहन के समान लाभ है। उन्होंने कहा ये नीति इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र और इससे जुड़ी सहायक उद्योगों में स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देते हुए वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करती है। साथ ही साथ ये नीति ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपायों को भी बढ़ावा देती है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए उच्च तनाव ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें 8 रुपए निर्धारित भी की गई हैं। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI ने बिहार के दरभंगा में एक नए सिविल एन्क्लेव के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। 631.71 करोड़ रुपए मूल्य के इस कार्य में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी EPC मॉडल पर नए टर्मिनल भवन, संभव संरचना और बाहरी विकास कार्यों का निर्माण शामिल है। चयनित ठेकेदारों से सर्वेक्षण, जांच के साथ साथ कार्यों के निर्माण, स्थापना, परीक्षण और साथ ही साथ कमीशनिंग का कार्य करने के अपेक्षा की जाती है, जिसमें परियोजना का निर्माण, साथ ही साथ रखरखाव प्रदान करना और साथ ही साथ अनुबंध अवधि और दोषदायता अवधि के भीतर किसी भी दोष को ठीक करना शामिल है। इसका काम 24 महीनों में पूरा किया जाना है और इसमें बोली जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है।
ईपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।